अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है द 555 टाइमर। ये एक्चुअल में एक ऐसी है जो कि सर्किट में टाइमर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसको कन्फिगर किया जा सकता है एज मोनोस्टेबल वन शॉट या फिर एज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोनोस्टेबल वन शॉट को डिस्कस किया था। ये एक ऐसा सर्किट है जिसकी एक स्टेबल आउटपुट होती है, जबकि जो दूसरी आउटपुट होती है वो अनस्टेबल होती है। मतलब जब भी ये सर्किट दूसरी आउटपुट पे मूव होगा तो थोड़ी देर बाद ये ऑटो पे अपनी जो स्टेबल स्टेट होती है उस पे आ जाता है। जबकि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक इस किस्म का सर्किट होता है जिसकी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। इसको ऑसिलेटर भी कहा जाता है। मतलब ये 1 और 0 के दरमियान में ऑसिलेट करता रहता है और ऑसिलेशन के लिए इसे किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आगे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए हैं फ्लिप फ्लॉप्स के, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है टाइमिंग प्रॉब्लम इन फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। तो उसके लिए यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। फ्लिप फ्लॉप के सर्किट में ऐसे हो सकता है कि जिस तरीके से ये दो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे अटैच हैं, तो इसमें जब क्लॉक पल्स आएगी फर्स्ट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे, तो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट सेकंड सर्किट की आउटपुट से पहले जनरेट हो सकती है। मतलब अगर हम ये कंसिडर करें कि शुरू में इन दोनों पे 0 0 था और जे के फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे चूंकि 1 कनेक्ट है, तो इस वजह से 1 पे टॉगल स्टार्ट होगी। मतलब ये 0 से 1 पे शिफ्ट करेगा। और जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी जे इनपुट 0 है और के भी 0 है, जिसकी वजह से इस पे जो स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 होनी चाहिए और सेकंड की 0 ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जब आउटपुट जनरेट हो उस टाइम तक सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जनरेट ना हुई हो। और चूंकि यहाँ पे पहले 0 था, तो इसकी आउटपुट जनरेट होने से पहले अगर यहाँ पे 1 आ जाए, मतलब ये 0 से चेंज होकर 1 पे आ गया और यही 1 इसकी इनपुट पे कनेक्ट है, तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जनरेट होने से पहले फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो गई है और वो इस पे एज इनपुट अप्लाई हो गई है, जिसकी वजह से सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो ठीक तरीके से जनरेट नहीं होगी। तो इस किस्म के प्रॉब्लम को टाइमिंग प्रॉब्लम इन फ्लिप फ्लॉप सर्किट कहा जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस की हुई है वो है क्लॉक स्क्यू की प्रॉब्लम। क्लॉक स्क्यू में ये होता है कि जो हमने क्लॉक अप्लाई किया है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे और सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे, उसके अंदर थोड़ा सा टाइमिंग डिले आ रहा होता है। आप देख सकते हैं कि ये क्लॉक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रहा है और सेम यही क्लॉक इस एक नैंड गेट और उसके बाद एक नॉट गेट के थ्रू सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये जो नैंड गेट होगा और नॉट गेट होगा इनका थोड़ा सा टाइमिंग डिले होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पहले अप्लाई हो जाएगा और सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक थोड़ी देर के बाद अप्लाई होगा। और जब इस किस्म का इशू आएगा तो हमारे इन दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट सिंक्रोनाइज नहीं होगी। इसी प्रॉब्लम को सर्किट डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हुई है उसकी वजह से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पहले आ गई है और सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पल्स थोड़ी देर के बाद अप्लाई हुई है, जिसकी वजह से सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो बाद में आई है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन मौजूद नहीं है इन दोनों के अंदर। तो इस किस्म का प्रॉब्लम क्लॉक स्क्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ है रेस कंडीशंस। रेस कंडीशन में ये होता है जिस तरीके से हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप मौजूद है और इसको इनपुट पे एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड की हुई है और इसकी जो जे और के इनपुट है वो पॉजिटिव वोल्टेज के साथ मतलब 1 के साथ कनेक्ट है। तो इसकी जो क्यू आउटपुट है वो एक इंस्टेंस में 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी और सेम इस तरीके से जो क्यू बार है वो 1 से 0 और 0 से 1 इस तरीके से टॉगल करती रहेगी। और क्यू बार आउटपुट जो आ रही हैं उन्हें हमने एज क्लॉक यूज किया हुआ है नेक्स्ट सर्किट के लिए। तो इसमें अक्सर ये होता है कि जब हमारे पास क्लॉक 0 से 1 की तरफ मूव होता है और उसके बाद सर्किट की आउटपुट जनरेट होती है तो इसके अंदर एक स्पाइक आ जाता है। ये चीज़ मैं आपको टाइमिंग डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ यहाँ पे। इस टाइमिंग डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्लॉक इनपुट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हुई है और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हुई है उसके अंदर एक स्पाइक आ रहा है। सेम इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो रही है और इसकी वजह से जो आउटपुट चेंज हो रही है उसके अंदर स्पाइक आ रहा है। इस किस्म के स्पाइक को ग्लिच भी कहा जाता है और इस पूरी कंडीशन को रेस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को अवॉइड करने का ये तरीका होता है कि जो हम अपनी आउटपुट जनरेट करें वो हम नेगेटिव क्लॉक पल्स पे जनरेट करें। तो नेक्स्ट टाइमिंग डायग्राम के अंदर ये डिस्कस किया हुआ है कि जब हम नेगेटिव क्लॉक पल्स से आउटपुट जनरेट करेंगे तो इसके अंदर स्पाइक नहीं आएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्लॉक ट्रांजैक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, उस पर जो आउटपुट जनरेट हुई है उसके अंदर किसी भी किस्म का स्पाइक मौजूद नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है वो है काउंटर्स का। काउंटर्स
डिजिटल सर्किट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स के लिए भी काउंटर को यूज़ किया जा सकता है। इस सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग करने से हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर मजीद हम चेंजिंग करें तो हम इसको एज शिफ्ट रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो काउंटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसिंक्रोनियस काउंटर और दूसरे सिंक्रोनियस काउंटर। जो एसिंक्रोनियस काउंटर्स हैं इन्हें रिपल काउंटर्स भी कहा जाता है। ये इस किस्म के काउंटर होते हैं जिनकी क्लॉक पल्स सेम नहीं होती, मतलब एक सिंगल क्लॉक तमाम फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई नहीं किया होता। इस किस्म के काउंटर को एसिंक्रोनस काउंटर कहा जाता है। इसकी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक अप्लाई हो रहा है वो जस्ट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रहा है, और इस तरीके से जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो एज क्लॉक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रही है। अगर ये इस तरीके से होता है कि यही क्लॉक पल्स जो कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रही है यही अगर सेकंड पे और थर्ड पे अप्लाई होती, तब हम कहते हैं कि ये एक सिंक्रोनियस काउंटर है। लेकिन इसकी क्लॉक पल्स चूंकि अलग अलग है, इस वजह से ये एसिंक्रोनियस काउंटर होगा। और ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनकी जे और के इनपुट वन के साथ कनेक्ट है, मतलब ये टॉगल मोड के अंदर होंगे। तो हम कंसिडर करते हैं कि इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की जो आउटपुट है वो इस वक्त 0 0 0 है। तो उससे ये होगा कि जब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक क्लॉक मिलेगी और क्लॉक जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव एज की तरफ मूव करेगी, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज होके वन हो जाएगी। और यही वन जो है ये एज क्लॉक पल्स सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पहले जीरो थी और अब वो वहां से वन हो गई है। लेकिन इसकी जो ट्रांजैक्शन होनी है वो नेगेटिव एज पे होनी है, इस वजह से सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज नहीं होगी। और अगर सेकंड की नहीं होगी तो थर्ड की भी चेंज नहीं होगी। मतलब जो शुरू में हमारे पास काउंट आया था वो था 0 0 0, जो इनिशियल स्टेट थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगी है वो है 0 0 1। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है ये एज एमएस भी डील किया जाता है, और जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है ये एज एलएस भी डील किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो ये लास्ट वाली बिट होती है। और इस तरीके से जो ये लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है इस पे जो भी नंबर आएगा वो एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डील किया जाएगा। अब जब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो उसमें ये होगा कि ये जो आउटपुट है ये वन से चेंज होकर जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांजैक्शन होगी तो हमारे इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज होके वन हो जाएगी, और ये अब वन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आ रही है वो है 0 1 0। और इस तरीके से नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे 0 1 1 आ जाएगी, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर नेक्स्ट 1 0 0 और अप टू 1 1 1। चूंकि तीन फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं तो इस वजह से 1 1 1 तक हम जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से ये सेट हो जाएगा 0 0 0 पे, और दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है हमारे पास एसिंक्रोनियस अप काउंटर, क्योंकि ये जीरो से काउंट कर रहा है और जा रहा है सेवन तक, मतलब अप काउंटिंग हो रही है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी टाइमिंग डायग्राम दी हुई है। इस पे आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो सिर्फ F0 की आउटपुट चेंज होगी। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे F0 की आउटपुट भी चेंज होगी और F1 की भी चेंज होगी। और इसी तरीके से ये कंप्लीट डायग्राम दी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट हमारे पास जो काउंट है वो है 0 0 0, फिर उसके बाद है 0 0 1, फिर 0 1 0 0 1 1, और फिर 1 0 0, और इस तरीके से अप टू 1 1 1 ये काउंट किया हुआ है। और यही चीज़ फिर फंक्शन टेबल के थ्रू बताई हुई है। 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक इसका अप काउंट जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ है प्रोपिगेशन डिले को। कोई भी एसिंक्रोनस सर्किट हो तो नॉर्मली उसके अंदर ये इशू आ रहा होता है प्रोपिगेशन डिले का। और ये चीज़ आप टाइमिंग डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो उसकी थोड़ी देर बाद हमारे पास F0 आउटपुट चेंज होगी। सेम इस तरीके से जब यहाँ पे हमारे पास F0 1 से 0 हो रहा है तो उसकी थोड़ी देर बाद F1 आउटपुट चेंज हुई है, और सेम केस F2 आउटपुट पे है कि ये भी थोड़ी देर के बाद चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से फिर ये होता है कि हमारी काउंटिंग जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं होती। और ये चीज़ आप इस फंक्शन टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं कि पहले हमारे पास 0 0 0 है, फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए था 1 0 0, लेकिन क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग डिले आ रहा है तो टाइमिंग डिले की वजह से हमारा जो काउंटर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है मोड एन काउंटर। तो मोड एन काउंटर इस किस्म का काउंटर होता है जो कि जीरो से लेके एन तक काउंट करता है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें, जो हमारे पास 3 बिट काउंटर होता है जिसके अंदर तीन फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, वो नॉर्मली काउंट करता है 0 से लेके 7 तक। लेकिन अगर इसी काउंटर को हम 0 से लेके 5 तक बनाना चाहें तो ये फिर मोड 5 काउंटर होगा। इस तरीके से अगर ये होगा 0 से लेके 6 तक तो ये फिर मोड 6 काउंटर कहलाएगा।
तो कोई भी अगर हमारे पास काउंटर है तो उसकी जितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 बिट काउंटर की पॉसिबल स्टेट्स 8 हैं, इस तरीके से 4 बिट काउंटर की पॉसिबल स्टेट 16 है। अगर इन टोटल स्टेट से कम स्टेट हमें चाहिए होंगी तो ये फिर मोड एन काउंटर होगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मोड 6 काउंटर की। तो ये इस किस्म का काउंटर है कि जैसे ही ये 6 पे पहुंचेगा तो वहां पे फिर ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट इस तरीके से होगा कि जो हमारे पास 6 है उसकी बाइनरी होती है 110। तो इसे जब हम काउंटर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, चूंकि ये जो लास्ट वाली बिट होती है ये फर्स्ट काउंटर की होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होगी 0 और इनसे नेक्स्ट दो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी 1 और 1। इस 1 और 1 को अगर देखें तो ये इस नैंड गेट के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इस एंड गेट की आउटपुट 1 होगी, लेकिन चूंकि नैंड गेट है तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगी 0। और ये जो नैंड गेट है ये इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की क्लियर इनपुट के साथ कनेक्ट है। मतलब इस क्लियर पे भी 0 अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 अप्लाई हो जाएगा। और जैसे इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की क्लियर इनपुट पे 0 अप्लाई होगा ये तीनों फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट हो जाएंगे, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही ये 6 पे पहुंचेगा तो रीसेट हो जाएगा। इस वजह से इसे मोड 6 काउंटर कहा गया है। तो यहाँ पे फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम शो की हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये 6 पे पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है वो 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। जैसे ही ये 6 पे पहुंचा तो उसके बाद दोबारा से ये 0 0 0 पे सेट हो गया। और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम मोड 10 काउंटर भी बना सकते हैं। मोड 10 काउंटर को डिकेड काउंटर भी कहा जाता है। अब मोड 10 काउंटर में ये होगा कि 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होंगे, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप से हम मैक्सिमम 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इसका मतलब है कि हम 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये टोटल 15 आउटपुट्स हैं, लेकिन हमने ये करना है कि 10 10 के ऊपर इस सर्किट को रीसेट कर देना है। यही 10 10 अगर मैं फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 0 1 0 1। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है और जो फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है इन दोनों पे 1 1 आ रहा है इस पोजीशन पे। तो हम सेकंड फ्लिप फ्लॉप को और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप को इस नैंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे 1 और 1 आएगा हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी और ये 0 इन तमाम फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ये तमाम फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो रीसेट हो जाएंगे। इसका मतलब है जैसे ही 10 आएगा हमारा ये सर्किट रीसेट हो जाएगा। और यही चीज़ फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम में दिखाई हुई है कि जैसे ही हम 10 पे पहुंच जाएंगे हमारा सर्किट दोबारा से रीसेट हो जाएगा और फिर ये फर्स्ट वाली कंडीशन पे आ जाएगा। और यहाँ से फिर हम दोबारा इस टाइमिंग डायग्राम के लास्ट पे पहुंचेंगे और दोबारा सर्किट रीसेट हो जाएगा, मतलब ये कभी भी 10 से ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट फिर इंटीग्रेटेड एसिंक्रोनियस काउंटर के बारे में बताया गया है। ये एक्चुअल में एक आईसी है 74LS93A, जो कि एक 4 बिट एसिंक्रोनियस काउंटर है। इसको यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके अंदर दो क्लॉक पल्स हैं। फर्स्ट जो क्लॉक ए है ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई होता है, क्लॉक बी जो है ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई होता है। और इसके साथ दो और इनपुट्स होती हैं RO1 और RO2, जो कि इन फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और इसकी 4 आउटपुट्स हैं जो कि Q0 Q1 Q2 और Q3 है। तो यहाँ पे इसे ऐसे की शेप में शो किया हुआ है, मतलब इंटरनल डायग्राम शो नहीं की हुई। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लॉक ए, क्लॉक बी, RO1 RO2 और जो 4 आउटपुट्स आपको बताई थी वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस ऐसी के अंदर एक्चुअल में 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो ये मोड 16 काउंटर है, मतलब 16 तक काउंट कर सकता है। इसी आईसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये एज डिकेड काउंटर भी यूज़ किया जा सकता है। मजीद फिर ये बताया हुआ है कि इन दो काउंटर्स को हम आपस में मिला किस तरीके से सकते हैं और इसको एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस सर्किट के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।